नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड जो 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, नीट में, जेई एडवांस्ड में, जेई मेंस में। उसी का एक टाइप का क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप अगर यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड जो रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स का जो वीडियो हमने बनाया था वो नहीं देखे हैं तो वो एक बार देख लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आपका सारे कॉन्सेप्ट क्विकली रिव्यू हो जाएगा और आपका आज का लेक्चर समझने में आसान हो जाएगा। तो आज हम जिस टाइप का क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए क्वांटिटी। यानी कि आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का या किसी फिजिकल कांस्टेंट का आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए बोला जाएगा या फिर एमसीक्यू में जो दिया जाएगा उसमें से आपको चूज करना है कौन सा सही है डायमेंशनल फार्मूला। तो इसके लिए मेथड क्या क्या है, 4 स्टेप में हम इसे ये ऐसे डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं, जो भी फार्मूला होते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस फिजिकल फार्मूला में उस फार्मूला को हम बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हम लिखते हैं उसे। उसके बाद क्या करते हैं, उस फंडामेंटल क्वांटिटीज का रिलेटेड जो सिंबल्स है उसको हम फिर लिख लेते हैं। उसके बाद एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशन यानी कि काटापीटी जो भी करना है कर लेते हैं और फाइनली जो आते हैं उसे हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। तो अब हम एग्जांपल के साथ इसे देखते हैं, ये चारों स्टेप कैसे करते हैं। हम काइनेटिक एनर्जी का करेंगे डायमेंशनल फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम जानते हैं हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होते हैं। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को फॉर्मूला में लिख लेंगे। अब इसको स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी के टर्म में इसे लिख डालेंगे। मास तो होता ही है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसका स्क्वायर है। ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 2 हो गया ये आपका। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम करेंगे इसको कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल्स को लिखेंगे जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने यहाँ पे लिखा है। यानी कि ये हाफ को हम छोड़ देते हैं क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में ये न्यूमेरिकल टर्म्स का कोई ये नहीं है। तो ये मास हो गया m, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका l, टाइम हो गया t और इसका स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा। फाइनली हमें क्या करना है, ये स्टेप 3 हो गया। फाइनली हमें क्या करना है, ये जो भी काटापीटी यहाँ पे करना रहेगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कर लेंगे यानी कि एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशन कर लेंगे और फाइनली लिख डालेंगे। एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, ये होता है आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ऐसा आता है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही होगा, लेकिन वो फार्मूला उसका दूसरा होता है mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट। और उसको भी ऐसा अगर आप करेंगे तो यही आएगा। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं है, उसके अलावा भी आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी अगर निकालेंगे, हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर, ऐसे भी निकालेंगे तो भी वो भी वही आएगा, एम एल स्क्वायर टी पर -2। तो और भी बहुत से एनर्जी है जैसे कि हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सारे के सारे का डायमेंशन यही आता है, एम एल स्क्वायर टी टू दी पर -2। चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे जो आईआईटी में या फिर जेई एडवांस्ड में, जेई मेंस में, नीट में आया है और आपको एग्जाम में किस तरह का इस टाइप का क्वेश्चंस आता है वो आपको फील मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस पहले करेंगे हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन और ये एरिया नीचे रहेगा।
एक्सीलरेशन क्या होता है, एल अपॉन टी स्क्वायर, और ये ऑलरेडी नीचे ऑन बाई ये है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंबल्स के हिसाब से लिख लेंगे, एम एल, नीचे क्या है टी स्क्वायर है, ए मतलब एल स्क्वायर है। तो हमें प्रेशर का डायमेंशन मिल जाएगा एम एल इनवर्स टी स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2। तो प्रेशर का हो जाएगा एम एल इनवर्स टी टू दी पावर माइनस 2। ये हो जाएगा सही आंसर बी। ऐसे ही हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क इज द ट्विस्टिंग फोर्स दैट टेंड्स टू कॉज रोटेशन। उसका क्या होता है हम जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ आर, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस कर लेंगे हम, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस एक्चुअली, वो जो भी क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा आता है, वो उसका कोई इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशनल एनालिसिस में कोई रोल नहीं है, तो उसको हम नहीं लेंगे। फोर्स इंटू डिस्टेंस कर लेंगे। फोर्स का हम जानते हैं कि ये बार बार निकालने से कोई मतलब नहीं है, एम एल टी टू दी पावर माइनस 2 होता है, तो ये फिर इसके साथ एल जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा एल जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2। कौन सा है, ये ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर होता है, यही होता है ना एम एल स्क्वायर, क्योंकि जो मास होता है, मास और बॉडी का मास जो होता है उसके साथ जो सेंटर ऑफ मास से रोटेशनल एक्सिस के जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन जो होता है एंगल अपॉन टी होता है, तो थीटा तो डायमेंशनलेस है, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 1। देखिए यहाँ पे कहा है एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 1, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, एक्चुअली प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, वो एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनाता है। ऐसा होता है ना, E इजिकल टू एच न्यू, तो H इजिकल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू, यानी कि एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का क्या करेंगे हम, एनर्जी का हम जानते हैं, पहले ही निकाल लिए है हमने उसको, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2 होते हैं, हमने देखा है एनर्जी का ऐसा आता है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 अपॉन टी, यानी कि आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 1 हो गया। तो कौन सा है सही आंसर, ये डी होगा सही आंसर। प्लैंक कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार आया है, एम्स 97 में है, IIT 1985 में है, और भी बहुत से फॉर्म में कई सारे एग्जाम्स में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगुलर मोमेंटम का हमने क्या निकाला, पहले ही निकाला एंगुलर मोमेंटम का, देखिए यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 1, तो ये तो हमने कर चुके हैं, एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 1, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका है देखिए
एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 1, ये हो जाएगा। लेटेंट हीट क्या होता है? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड और वेपर, और ए लिक्विड इनटू ए वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जब वाटर सॉलिड से लिक्विड होता है या फिर कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड होता है और लिक्विड से फिर वेपर होता है, वही फेज ट्रांजिशन के समय जो हीट एनर्जी का ज़रूरत होता है, तो उसका क्या होता है? हीट एनर्जी पर मास होता है। लेटेंट हीट जो होता है हीट एनर्जी पर मास। तो हीट एनर्जी पर मास इसको कैसे लिखेंगे? एनर्जी का तो हमें पता ही है, मैंने वो पे बोला ही था कि हीट एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, सभी का होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। हमने निकाला है ये पहले, नीचे फिर एम है, तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 लेटेंट हीट का। तो ये जो लेटेंट हीट है इसका हो जाएगा एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। उसके बाद क्या है? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का तो हमने पहले ही निकाला है, यहाँ पे टॉर्क का निकाल लिया है हमने पहले। क्या निकाले थे? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 निकाले थे, यानी कि ये हो गया टॉर्क का। कैपेसिटेंस का निकालेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज। तो वो क्या होता है हम जानते हैं, इसका इक्वेशन हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको। Q इजिकल टू क्या होता है हम जानते हैं ना, Q इजिकल टू सी वी होता है। तो C इजिकल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। तो V है पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी V होता है V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फिर ये होता है वार्क अपॉन चार्ज, ऐसा ही होता है ना। एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क needed to move a unit charge from a reference point to a specific point inside the field without producing an acceleration। यही तो डेफिनेशन है उसका। तो वर्क पर चार्ज हमने इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 होता है वर्क का, और चार्ज का हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, आई क्यू बाई टी होता है। तो इसको ए में हम लिखते हैं तो ये हो जाता है क्यू बाई टी। क्यू हो जाता है क्या? ए टी। जहाँ पे भी चार्ज देखेंगे हम, अगर एम्पियर में यानी कि करंट के टर्म में लिख रहा है डायमेंशन, तो ए टी लिखेंगे क्यू के जगह। तो यहाँ पे भी ए टी लिखेंगे, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 ए टी, यानी कि टी इनवर्स, यानी कि एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 ए इनवर्स। तो ये हो गया V का। अब Q का हम बोले हैं कि यहाँ पे शायद Q के टर्म में है, तो हमें ज़रूरत नहीं है शायद। हाँ, यहाँ पे Q के टर्म में है, तो हम A के टर्म में नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे। या अगर A के टर्म में बोला जाता तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे Q के टर्म में है, तो V हम क्या लिखेंगे? वर्क, यानी कि एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 अपॉन चार्ज Q। तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 क्यू इनवर्स। और यहाँ पे क्या है? C में ऑलरेडी एक Q है, तो क्या हो जाएगा? एक Q है, यहाँ पे हो रहा है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 क्यू इनवर्स है। ऊपर क्या आ जाएगा? एम इनवर्स एल इन टू द पावर माइनस 2 टी स्क्वायर एक क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। कहाँ पे है? कितना निकला? क्यू स्क्वायर। कैपेसिटेंस का होगा एम इनवर्स
एम इनवर्स एल टू द पावर माइनस 2 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का, ये वाला, ये कैपेसिटेंस का है। उसके बाद क्या है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का हम कैसे निकालेंगे? इंडक्शन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और सर्किट दैट कॉजेज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टू बी जनरेटेड बाय चेंजिंग द करंट व्हिच इज फ्लोइंग। इंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? इंडक्टेंस इक्वल्स टू होता है, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस जो भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स अपन करंट। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है ना। और मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या होता है? फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं कि F इजिकल टू क्यू वी बी, ऐसे B इजिकल टू F अपॉन क्यू वी। वही तो किया, इसको अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा आ रहा है, फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ, ऐसा ही आएगा। ये भी एल बाई टी हो जाएगा, तो ये क्यू बाई टी कर लेंगे, इसको करंट कर लेंगे और इसको लेंथ कर लेंगे, तो करंट इनटू लेंथ हो जाएगा। ऐसे तो दिखाई देता है, क्यू बाई टी इंटू एल होता है ना इसका मतलब। तो ये तो करंट आई हो गया और ये एल। तो अब एकदम नीचे से करते हैं। फोर्स का तो हम जानते हैं एम एल टी टू दी पावर माइनस 2। अब करंट मतलब यहाँ पे हमें क्यू के टर्म में करना हो रहा है, तो करंट क्या होता है? आई इक्वल टू हम जानते हैं क्यू बाई टी। तो ये तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम, क्यू, इसको क्यू के टर्म में ही करना है तो क्यू बाई टी लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू बाई टी और ये हो जाएगा, तो लेंथ तो है, तो ये कैसे लिखेंगे? एम एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो टी है ऊपर जाएगा, टी टू दी पावर माइनस 1 क्यू टू दी पावर माइनस 1। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का तो निकल के रखा ही है, एम टी टू दी पावर माइनस 1 क्यू टू दी पावर माइनस 1 और उसके साथ एरिया यानी एल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली, एम टी टू दी पावर माइनस 1 एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 1 क्यू टू दी पावर माइनस 1 और नीचे क्या है? करंट यानी कि क्यू बाई टी। तो ये क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू टू दी पावर माइनस 2। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। ये इंडक्टेंस का होता है एम एल स्क्वायर क्यू टू दी पावर माइनस 2, ये होगा इंडक्टेंस का। अब क्या बचे? रेजिस्टिविटी। चलिए रेजिस्टिविटी का निकाल लेते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है ए मेजर ऑफ द रेजिस्टिंग पावर ऑफ ए स्पेसिफाइड मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। उसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो हम रेजिस्टिविटी को कैसे लिखते हैं? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो आर क्या हो, कैसे निकालेंगे? आर का रेजिस्टेंस का कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई। पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या होता है? वर्क
अपॉन चार्ज होता है, वर्क क्या होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, चार्ज क्या होता है क्यू, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 क्यू टू द पावर माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, आई का क्या लिखेंगे क्यू बाई टी, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू टू द पावर माइनस 2। आर निकल लिए, ये तो मालूम है ए एल स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू टू द पावर माइनस 2, और उसके बाद यहाँ पे एल स्क्वायर है, नीचे फिर एल है, क्या हो जाएगा ये एम एल यू टी टू द पावर माइनस 1 क्यू टू द पावर माइनस 2। ये होता है रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए देख लेते हैं, तो ये हो गया रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी का है। पे लिख देते हैं ये टॉर्क का है, ये एंगुलर मोमेंटम का है, ठीक है, और ये है लेटेंट हीट का। चलिए हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह दिया है देखिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालना है, प्लैंक कांस्टेंट का निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी का निकालना है। ये जेईई एडवांस 2013 में आया था। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या निकालेंगे, क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आर वाई ए नहीं, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलिए लिख लेते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का हमने ऐसा यूनिट हमें मालूम है, क्या होता है जूल मोल टू द पावर माइनस 1 के टू द पावर माइनस 1 केल्विन टू द पावर माइनस 1। और ये एवोगाड्रो नंबर का क्या होगा, ये होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल पे होता है, ऐसा है ना। तो जूल यानी क्या है एनर्जी, तो हमें मालूम है एनर्जी का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। यहाँ पे मोल इन्वर्स है और मोल ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर को के टर्म में लिखे, थीटा के टर्म में नहीं लिखे, तो हम के टर्म में ही लिख के रखेंगे ए इन्वर्स। तो कौन सा हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 ए इन्वर्स। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हो गया ये पी हो गया। इसके बाद क्या दिया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द फ्लूइड। इसको कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ऐसे लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है v अपॉन एल या फिर v अपॉन एक्स, यानी कि ये हो जाएगा फोर्स का मालूम है एम एल टी टू द पावर माइनस 2, एरिया मालूम है एल स्क्वायर, और ये क्या है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि एल अपॉन टी तो वेलोसिटी का होता है, फिर ग्रेडियंट यानी कि
1/L। तो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा m L to the power -1 T to the power -1, ये हो जाएगा Q, सॉरी Q। प्लैंक कांस्टेंट ऑलरेडी हमने निकाला है, क्या हुआ था वहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का, प्लैंक कांस्टेंट था m² T to the power -1, m² T to the power -1, ये हो गया आपका R। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होगा, पहले तो पता कर लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है। The thermal conductivity of a material is a measure of its ability to conduct heat। उसको कैसे लिखते हैं, उसका एक्सप्रेशन पहले इरेज कर लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी को हम ऐसे लिखेंगे, हीट एनर्जी multiplied by thickness upon area into temperature into time। इसका यूनिट से भी आप निकाल सकते हैं, वाट मीटर टू द पावर -1 A to the power -1, यह से भी आप निकाल सकते हैं। हीट एनर्जी का क्या होगा, जो कोई भी एनर्जी हो क्या होता है mL² T to the power -2। थिकनेस क्या होगा यानी कि लेंथ L, एरिया क्या होगा L², टेम्परेचर क्या होगा या फिर K के टर्म में है तो हम लिखेंगे K, टाइम T, क्या हो जाएगा m L² कैंसिल आउट, एक L रहेगा L, T ऊपर जाएगा T इनवर्स होगा T to the power -3 K to the power -1। थर्मल कंडक्टिविटी का ये हो गया, ये S हो गया, तो कौन सा होगा सही जवाब, P होगा, P के नीचे आएगा आपका 4, यानी कि ये 4, Q के नीचे आएगा 2, ये R के नीचे आएगा 1, ये वाला हो जाएगा सही आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ 1/μ0ε0। हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इजिकल टू होता है 1/√μ0ε0, तो c² इजिकल टू होता है 1/μ0ε0। c² क्या होता है, एक्चुअली स्पीड होता है, स्पीड का क्या होता है L T to the power -1, तो उसका स्क्वायर कर दो L² T to the power -2, या फिर कौन सा है L² T to the power C होगा करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है Gm बाय R² या D² जो भी हो, तो G को हम लिख सकते हैं ऐसा A² इंटू, इसका मतलब mL T to the power -2 L² या फिर m², क्या हो जाएगा m to the power -1 LQ T to the power -2। कहते हैं ये देखो पहला वाला, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखिए रिपीट हुआ है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का हम निकाल लेंगे, क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, लिख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया।
मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का होता है फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इंटू लेंथ। ये क्या हो जाएगा? एम एल टी टू द पावर -2, करंट हो जाएगा एम्पियर ए, लेंथ हो जाएगा एल। एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एम टी टू द पावर -2 टी टू द पावर -1, तो ये हो गया। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 टी टू द पावर -1। सो करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब करते हैं डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एम एल टी एंड सी। इस फॉर्मेट में करना है मैग्नेटिक फील्ड का। इसको हम पहले निकाल रहे थे, और एक बार निकाल लेते हैं। सी के टर्म में बोला है ना मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? फोर्स। हम जानते हैं कि फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -2। करंट के जगह पे हम क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। तो क्यू क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। लेंथ क्या हो जाएगा? एल। इसको हम कैसे लिखेंगे? एम टी टू द पावर -1, यहाँ पे सी लिख रहा है चार्ज को, यानी कि क्यू के जगह हम सी लिखेंगे। इसको कूलोम का सी लिया है सर, सी इनवर्स, एम टी टू द पावर -1 सी इनवर्स। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, ये करंट के टर्म में लिखने के लिए बोला है, आई के टर्म में। देखिए ये अलग अलग टर्म में लिखने को बोलता है, यानी कि मतलब ए कभी ए होता है करंट को, कभी ए आई से किया जाता है। जो आंसर में रहेगा यहाँ पे उसको देख के करना होगा, ऑप्शन में ये रहेगा। तो हम डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है आई आर। सो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? चार्ज वर्क अपॉन चार्ज, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। अब चार्ज के जगह हम लिख सकते हैं टी, या फिर आई टी लिखेंगे, और यहाँ पे आई ऑलरेडी है, उसको क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -2। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ, क्या होगा? यानी कि रेशियो निकालना है। प्लैंक कांस्टेंट का क्या आया था, इसे याद रखना चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट का आया था एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? टी टू द पावर -1, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, 1 अपॉन टी होता है ना फ्रीक्वेंसी। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द डायमेंशन ऑफ आरसी इज टाइम होगा। अब निकाल कर देख लीजिए, हमने आर का भी निकाला है, सी का भी निकाला है इससे पहले, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का, दोनों का। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगा? परमिएबिलिटी का हो जाएगा, देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। हमें मालूम है सॉलिनॉइड के केस में हम V इज इक्वल टू क्या जानते हैं? μ0 Ni करते हैं ना ऐसा। N इज द टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I तो करंट है, μ0 यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। और यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे μ0 इज इक्वल टू
म्यू जीरो इज इक्वल टू हम लिख लेंगे बी अपॉन एन आई। तो बी का हम क्या जानते हैं, बी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एफ क्या होता है, एफ होता है बी क्यू वी, मैग्नेटिक फोर्स ऐसा होता है ना, तो उससे बी को निकाल सकते हैं हम। बी को क्या कर लेंगे, एफ अपॉन क्यू वी करके हम बी को निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक म्यू जीरो इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी एन आई। एफ क्या होता है, एम एल टी टू दी पावर माइनस 2 हम जानते हैं। यहाँ पे एम्पियर के टर्म में करना है, तो क्यू के जगह हम ए टी पुट करेंगे, वी यानी एल अपॉन टी, एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि 1 अपॉन एल होगा एन का डायमेंशन। आई क्या है, करंट है, लिख लेंगे क्या हो जाएगा एम, यहाँ पे एल एल कैंसिल आउट होगा यानी कि एल तो यहाँ पे एक ही है, टी टी यहाँ पे कैंसिल आउट होगा यानी कि ऊपर जो टी टू दी पावर माइनस 2 है वही रहेगा और ये ए टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि एम एल टी टू दी पावर माइनस 2 ए टू दी पावर माइनस 2। ये ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर आपका। उसके बाद क्या बोला है, परमिटिविटी निकालने के लिए बोला है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन जीरो का हम कूलम्स लॉ जानते हैं, उसको पहले लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, Q के जगह यहाँ पे देखिए ए के टर्म पे है, तो हम Q के जगह ए टी पुट करेंगे, ए टी फिर 4 पाई का तो कुछ नहीं है, एफ का क्या हो जाएगा एम एल टी टू दी पावर माइनस 2, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो इसको हम काटापिटी करके क्या लिखेंगे, एम टू दी पावर माइनस 1 एल टू दी पावर माइनस 3 हो जाएगा टी टू दी पावर 4 ए स्क्वायर। बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमने निकाला है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या निकाला है, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 3 निकाले थे, क्या याद कर लेते, ए टू दी पावर माइनस 2, ये एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 3 ए टू दी पावर माइनस 2, ये बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हमने ऑलरेडी निकाला है पहले, हम देख लीजिएगा। इफ सी एंड आर डिनोट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी आर इज, देखिए सी का भी हमने पहले निकाला है, आर का भी निकाला है, तो सी और आर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, हमने क्या बोला है, आर का क्या होता है, बोल रहा है एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 3 एस ए टू दी पावर माइनस 2, सी का क्या निकाले थे, एम टू दी पावर माइनस 1 एल टू दी पावर माइनस 2 टी टू दी पावर 4 ए स्क्वायर। तो क्या रह जाएगा, मल्टीप्लाई करने से एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एल एल हो जाएगा, या फिर रह जाएगा सिर्फ टाइम। तो ये जो है सी आर का जो होता है टाइम के साथ बराबर होता है, क्या है टाइम, ये ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमने पहले निकाला है, क्या निकाले थे देख लेते हैं। इंडक्टेंस का निकाले थे एम एल स्क्वायर क्यू टू दी पावर माइनस 2, एम एल स्क्वायर क्यू टू दी, क्यू के टर्म में ऐसे निकाले थे, तो क्यू के जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे ए टी बिठा देंगे, एम एल स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस 2 सो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2 ए टू दी पावर माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2 ए टू दी पावर माइनस 2, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
19 में क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फेराड। ये कुछ नहीं है, फेराड तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, तो कैपेसिटेंस का जो होता है वही होगा। हमने कैपेसिटेंस का क्या निकाले थे, देख लेते हैं। क्यू के टर्म में क्या निकाले थे, क्यू के टर्म पे हम निकाले थे कैपेसिटेंस का m टू दी पावर -1 l टू दी पावर -2 टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। वी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, वो बस एसी सर्किट के केस में जो होता है रेजिस्टेंस, उसे इम्पीडेंस कहा जाता है। उसको कैसे लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ करंट। तो अब अगर करेंगे तो V/I कर लेंगे, उसको करेंगे तो क्या आएगा, V का आता है क्या, AM L, V का आता है AM L स्क्वायर T टू दी पावर -3 I टू दी पावर -1। पहले किया था, आप देख लीजिएगा, ये नीचे हो जाएगा I। फाइनली क्या आएगा, AM L स्क्वायर T टू दी पावर -3 I टू दी पावर -2। कहाँ पे है AM L स्क्वायर, कहाँ पे है, L ऑप्शन ही है। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा, पहले होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ ए मैग्नेट और अदर ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। अदर ऑब्जेक्ट मीन्स एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, सर्कुलर ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो एक्सप्रेशन क्या होता है, वो करंट इनटू एरिया, इसे याद रखना है। करंट क्या होता है आई, यहाँ पे ए के टर्म में लिखना है, और यहाँ पे एरिया है एल स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर ए। वी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखते घबराने का नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको ई के साथ बी का और ई के साथ बी का और म्यू के साथ एप्सिलॉन जीरो का रिलेशन लिखना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है ये, देखिए कैसे कर लेंगे हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू सी वी, सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू बी एल टी टू दी पावर -1। कहाँ पे है देख लीजिए, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये भी बहुत आसान है, देखिए म्यू जीरो के साथ एप्सिलॉन जीरो, हमें मालूम है सी इज इक्वल टू क्या होता है, √1 1/√1 म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, बस हो गया। तो यहाँ पे म्यू जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो इनवर्स सी टू दी पावर -2 यानी कि एल टू दी पावर -1 -2 टी टू दी पावर 2, यही होगा ना। सी का होता है एल टी इनवर्स, तो 1/c का हो जाएगा क्या, एल इनवर्स टी।
सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, l⁻⁻²t², वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो कौन सा सही आंसर होगा, डी, ये डी होगा आपका सही आंसर। और एक बचा है, ये क्या है, डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, पहले एक बार निकाले है, ठीक है, एक बार दिखा देते हैं। ये तो हमने बोला था, इसका एक्सप्रेशन होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आप इससे कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, m l⁻⁻⁻1 t⁻⁻1, डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हमने पहले निकाला है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फ्री नीट जेईई प्रिपरेशन एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको अगला वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।